इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वाराणसी में 72वां नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की शिरकत। सीएम योगी ने कहा, खेल अब जीवन के सर्वांगीण विकास का माध्यम। संभल में प्रशासन का अवैध अतिक्रमण पर सख्त अभियान। सलेमपुर सालार गांव में मस्जिद निर्माण को हटाकर मलबा किया साफ। बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत फरीदपुर विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। परिजनों से मिलकर दिया ढांढस। वाराणसी में शीतलहर का कहर। प्रशासन ने बेघर और जरूरतमंद लोगों के लिए हाईटेक रैन बसेरों की व्यवस्था। कुल 28 रैन बसेरे बनाए गए। देहरादून में एनएसयूआई के छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। अंकिता भंडारी और अंजल चकमा मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस टूर्नामेंट में जुड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि खेल अब केवल समय बर्बादी नहीं रहे, बल्कि ये जीवन के सर्वांगीण विकास का माध्यम बन गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश ने खेलों और समग्र विकास के क्षेत्र में अत्यंत प्रगति की है। उन्होंने कहा कि अब भारत अपनी विरासत और आधुनिक विकास पर गर्व महसूस कर रहा है और देश के अंदर नई खेल संस्कृति विकसित हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सानिध्य अभी कुछ देर में हमें प्राप्त होने वाला है, उनका हृदय से इस आयोजन के अवसर पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर पूरे देश ने भारत के समग्र विकास को अपनी आंखों से देखा है। एक नए बदलते हुए भारत को, जो भारत अपनी विरासत पर, आधुनिक विकास पर गौरव की अनुभूति तो कर ही रहा है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए मॉडल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति से आज हर भारतवासी उसका लाभ ले रहा है और नए और विकसित भारत की जिस संकल्पना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया है, उसको मूर्त रूप से आज वहां दर्शन कर रहा है। वेलफेयर की स्कीम के साथ समाज के अंतिम पायदान पर जुड़ा हुआ व्यक्ति भी आज शासन की योजनाओं से लाभ लेकर के गरीबी रेखा से उभर करके भारत के नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं वर्तमान अभियान के साथ पूरी ऊर्जा के साथ दे रहा है। तो हर भारतवासी ने पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर एक नई खेल संस्कृति को देश के अंदर पनपते हुए देखा है। एक खेल संस्कृति
जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी के मन में खेल के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा किया, उसके मन में खेल के प्रति भी कुछ स्थान हो, और खेल अब केवल समय बर्बादी का नहीं बल्कि जीवन के सर्वांगीण विकास का और भारतीय मनीषा के उस भाव को जो प्राचीन काल से ही भारत का ऋषि, जिसके बारे में प्रत्येक भारतवासी से इस बारे में आग्रही बनाता रहा है कि जीवन में सफलता के लिए जो जीवन के विभिन्न अंग हैं उनमें एक स्वस्थ शरीर से ही जीवन के सभी आयाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आज खेल की इस नई संस्कृति ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से और साई के माध्यम से हर जनपद के अंदर बनने वाले खेल के उन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आज पूरा देश एक नई खेल संस्कृति का अनुभव कर रहा है। अगली खबर संभल से है। संभल में प्रशासन का जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में संभल तहसील के सलेमपुर सालार और हाजीपुर गांव में की गई कार्रवाई के बाद अब मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। संभल की ये तस्वीरें प्रशासन की कार्रवाई की है, जहां अवैध अतिक्रमण को हटाने के बाद मौके से मलबा साफ किया जा रहा है। वहीं संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि जमीन आबादी के लिए सुरक्षित थी, जिसे पात्र लोगों को पट्टे पर दिया जाना था, लेकिन इस जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। मामले में केस दर्ज कर 1 महीने का नोटिस भी दिया गया। नोटिस के बाद संबंधित लोगों ने ढांचे को खुद ही गिरा दिया और अब प्रशासन द्वारा मलबा हटाया जा रहा है। तहसील संभल में ब्लॉक असमोली है। यहाँ पे सलेमपुर सार उर्फ हाजीपुर गांव है। इसमें आबादी के लिए सुरक्षित भूमि थी जो निर्धन व्यक्तियों को पट्टे पर देनी थी, और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसको धारा 67 में तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चला, और उसके बाद इनको नोटिस पीरियड का जो 1 महीना होता है और अपील का जो 1 महीना होता है वो भी दिया गया। और उसके बाद सब लोगों ने इसको स्वयं ही ध्वस्त कर लिया, और जो मलबा इत्यादि बचा है वो हमारे द्वारा यहाँ से उठवाया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि जो भूमि जिनके लिए थी उन्हीं को दी जा रही है, और आज हम 20 निर्धन लोगों को जो भूमिहीन हैं उनको रहने के लिए पट्टे दे रहे हैं। सर, कब से ये मस्जिद बनाई गई थी? ये एक काफ़ी समय हो गया है जब कब्जा किया गया था, लेकिन इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटा दिया गया है। सर, कितनी ये लैंड थी टोटल? ये कुल 1339 वर्ग मीटर है, और इसी के साथ में एक और गाटा संख्या नवीन प्रति का, जहाँ पे मदरसा और कमर्शियल दुकानें बना करके वहाँ से किराया वसूला जा रहा था, तो उसके भी ध्वस्तीकरण आदेश कर दिए गए हैं, और उस पर भी अभी कार्रवाई करेंगे। पहले ये खुद बनाई गई, फिर स्वतः ही उसको ध्वस्त किया गया क्या? जब व्यक्ति को होता है कि मेरा एनक्रोचमेंट है, इलीगल है, ये वो स्वयं ध्वस्त कर लेता है, इसीलिए स्वयं ही इनके द्वारा ध्वस्त कर ली गई, और हम मलबा जो है वहाँ से पूरा क्लीन करा देंगे ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कैसा और भी जगह संभल में बुलडोजर चलने की कार्रवाई की जा रही है, क्या जानकारी है? संभल में जहाँ जहाँ अतिक्रमण किया गया है, चाहे वो खलिहान हो, चारागाह हो, या तालाब हो, या रास्ते का नंबर हो, या कोई भी सार्वजनिक भूमि का नंबर हो, या इस तरह से आबादी हेतु सुरक्षित भूमि का नंबर हो, उन सभी पर जिन जिन के कब्जे हैं उनको 100% ध्वस्त किया जाएगा। और मैं तो अपील करना चाहता हूं कि सभी अपने अपने कब्जे स्वयं ध्वस्त कर ले, नहीं तो जैसे आज यहाँ पे हमने लगभग 58 लाख रुपए जुर्माना लगाया है, उसके अर्थदंड के साथ फिर उनका ध्वस्तीकरण होगा। सर, लेखपाल का भी मामला सामने आया था, उनसे हाथापाई हुई, उसमें भी कार्रवाई की गई, क्या पूरी जानकारी सर? देखिए, हमारा बहुत साधारण सा है, यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर कोई चोट पहुंचाता है या उनको मारने का प्रयास करता है, जैसे उस दिन लेखपाल को बुलाया गया, और सुभाष नाम के लेखपाल हैं हमारे, और वो तालाब के ऊपर का जो कब्जा था वो प्रधान का स्वयं का था, उसको खाली करवा रहे थे। फिर हमने उनकी ओर से एक FIR दर्ज कराई है, प्रधान के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं, और उसके अतिरिक्त उनको गंभीर चोटें हैं तो 307 में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो कोई भी व्यक्ति जो सरकारी व्यक्ति के ऊपर हमला करेगा
उसको जीरो टॉलरेंस के साथ निपटा जाएगा और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि भविष्य में कोई सरकारी कर्मी पर हमला न करे। कार्रवाई भी की गई है उस पूरे मामले को लेकर? पूरी कार्रवाई की गई है। कल 10 लोगों की टीम गई थी, प्रधान के सारे कार्यों की जांच की गई है और जांच की रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी। उस पर भी हम कार्रवाई अलग से करेंगे और प्रधान पर भी FIR हो गई है, जेल हो गई है। सर जेसीबी भी बुलडोजर भी चलाया गया वहां पर उस लैंड पर? देखिए, तालाब की भूमि है ना, तालाब की भूमि किसी की व्यक्तिगत भूमि नहीं हो सकती, कोई अपना मकान नहीं बना सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट आदेश है कि तालाब की भूमि के ऊपर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। वो हमारे एटर्नल वाटर रिसोर्सेज हैं। पूरे गांव का जो जल है वो वहां आता है, उससे भूमि रिचार्ज होती है, सबको जल मिलता है। और तालाब वैसे भी सरोवर हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहे, नदियां हमेशा पूजनीय रही, क्योंकि वो हमें जल देते हैं और हम देने वाले की हमेशा पूजा करते हैं। तो ऐसे स्थानों पर अतिक्रमण होगा तो 100% ध्वस्त होगा ही होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने फरीदपुर विधानसभा से दिवंगत भाजपा विधायक स्वर्गीय डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री उनके आवास पहुंचे, पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। बरेली की ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर श्याम बिहारी लाल की पत्नी, बेटी और दोनों बेटियों से मुलाकात कर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर श्याम बिहारी लाल पार्टी के प्रति समर्पित, निष्ठावान और कर्मठ नेता थे। उनकी कमी भाजपा परिवार को हमेशा खलती रहेगी। उनके निधन की खबर मिलते ही सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी उनके आवास पर पहुंचे। समर्थक और क्षेत्रवासी ने नम आंखों से अपने लोकप्रिय नेता को विदाई दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर वाराणसी से है, जहां इन दिनों शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने बेघर और जरूरतमंद लोगों के लिए हाईटेक रैन बसेरों की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत जनपद में कुल 28 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनमें आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। वाराणसी में शीतलहर और बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बेघर और असहाय लोगों को ठंड से बचाने के लिए शहर में 25 हाईटेक रैन बसेरे तैयार किए गए हैं। वाराणसी के AGM सदानंद गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन स्पष्ट है कि ठंड के मौसम में किसी भी व्यक्ति को असुविधा ना हो। इसी क्रम में रैन बसेरों में वाईफाई, गर्म बिस्तर, बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। देखिए, आज आपने देखा होगा जनपद वाराणसी में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी होता है और उनके विजन बहुत स्पष्ट हैं। बदलता हुआ परिवेश है, बदलती हुई सुविधाओं को हमें देना है। उसके क्रम में हम लोग यहाँ पर बहुत सारा प्रयास किए हैं। नगर निगम के द्वारा, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, कमिश्नर सर के निर्देश में हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और आप देखेंगे वाईफाई है, इसके अलावा हम यहाँ CCTV कैमरे से आच्छादित किए हुए हैं। पूरा कैंपस अलाव की व्यवस्था है और फायर एक्सटिंग्विशर से लेकर के सभी सारी व्यवस्थाएं जो आप एक होटल में सोच सकते हैं, उसका करने का पूरा प्रयास हम लोगों ने किया है। इस तरह के कितने वाईफाई वाले रैन बसेरे बनाए? टोटल रैन बसेरे 28 बनाए गए हैं जनपद में। 25 नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत है। उसमें सारी जगहों पर इसी प्रकार की व्यवस्था है। मनोरंजन के भी साधन है। आप देखेंगे तो वहाँ LED TV लगाया गया है। सारी व्यवस्था है वहाँ पर। ये हीटर वगैरह भी, अलाव भी और फायर का भी सुरक्षा भी? हाँ, किया गया है। सब जगह किया गया है। इसलिए किया गया है कि अगर अच्छी व्यवस्था नहीं रहेगी तो लोग मोटिवेशन नहीं प्राप्त करेंगे, फिर वो सड़कों पर जाएंगे, कहीं अन्य जगहों पर जाएंगे। आप देख भी रहे होंगे कि काशी एक धर्म नगरी है। पूरे देश के लोग आते हैं, हर प्रांत से लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं। तो कुछ लोग कैपेसिटी होती है, पे कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। इस सब सारी चीजों को देखते हुए और जो हमारा जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है उसको मेंटेन करते हुए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। कोई भी आ सकता है, ये फ्री ऑफ कास्ट है। कोई भी आ सकता है, कोई भी यहाँ हमारे रजिस्टर है, एंट्री कर सकता है, कोई भी स्टे कर सकता है। जगह होनी चाहिए, जगह रहेगी, कमी नहीं है हमारे पास। आप देख लीजिए ना। तो आप एक जगह जैसे आ गया टाउन हॉल में, तो फिर यहाँ जगह नहीं मान लीजिए तो कहीं और बगल वाले में चले जाएंगे, बगल वाले में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ पर ज्यादा लोग आते हैं वहाँ हम ज्यादा कैपेसिटी बनाते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ती है तो इसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ हम ज्यादा जगह रखे हुए हैं। तो जहाँ ज्यादा लोग आएंगे, जहाँ फुटफॉल होगा, ऐसा नहीं कि हम कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित करेंगे तो लोग आएंगे। लोगों को यही तो सुविधा देना है कि जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ हम उनको एकोमोडेट करें। कब तक चलेगी सुविधा? ये जब तक जरूरत रहेगी, जब तक हाँ हम लोग रखें। देहरादून में NSUI के छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी देहरादून के कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने अंकिता भंडारी और एंजल चकमा मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। छात्रों का आरोप है कि एंजल चकमा मामले में पुलिस ने 12 दिन बाद FIR दर्ज की, वहीं अंकिता भंडारी को भी अब तक न्याय नहीं मिल पाया। NSUI के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और इस दौरान वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों की मांग है
कि अंकिता भंडारी और एंजल चकमा मामले में दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। एनएसयूआई के विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि एंजल चकमा मामले में पुलिस ने 12 दिनों की देरी से एफआईआर दर्ज की, जो जांच प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े करता है। मुख्यमंत्री से मांग की है कि इन मामलों में रोक लगाई जाए, वरना फिर छात्र उग्र होंगे। जैसे कि आप लोगों ने एसएसपी साहब से शिकायत की थी और जगह जगह शिकायत की है, तो उसमें क्या मामला है? देखिए, लगातार हम तो शिकायत ही कर सकते हैं, अपोजिशन पार्टी में हैं और बोल सकते हैं, हल्ला मचा सकते हैं, नारे लगा सकते हैं। अगर सरकार की ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम कर सकते हैं, बाकी तो हम क्या कर सकते हैं। द्वारा बताया जा रहा है कि 12 दिन के बाद रिपोर्ट दर्ज करी गई है, तो उसमें अब क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जब कार्रवाई नहीं हो पा रही तभी तो हम यहाँ हल्ला मचा रहे हैं आके। और आपने देखा कि बाहरी ताला लगा दिया, बाहर ताला लगा के भाई हम तो ज्ञापन देने आ रहे हैं। अपोजिशन पार्टी मांग उठा रही है, चाहे अंकिता बहन का मामला हो, चकमा जी का मामला हो या एनएसयूआई पेपर लीक का मामला हो, ये सारे लगातार उठाते रहते हैं और हमारे सहयोगी हमेशा प्रदर्शन करते रहते हैं। तो गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करते हैं। आपने अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, इनके द्वारा क्या आश्वासन दिए गए? इनके द्वारा तो अभी तो इन्होंने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। अब उसमें क्या कार्रवाई होती है ये बात हमारे चैनल से बात करने धन्यवाद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मां गंगा अपने मायके में ही मैली हो रही है। ज्ञानसू क्षेत्र में जल संस्थान के शिविर प्लांट से निकलने वाले नगर की पूरी गंदगी बिना फिल्टर किए सीधे भागीरथी नदी में डाली जा रही है। उत्तरकाशी जनपद, जहां से मां गंगा का उद्गम माना जाता है, लेकिन इसी पवित्र भूमि पर गंगा की सहायक नदी भागीरथी को प्रदूषित किया जा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र ज्ञानसू में स्थित जल संस्थान के शिविर प्लांट की सारी गंदगी बिना ट्रीटमेंट के सीधे भागीरथी नदी में बहाई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मलमूत्र को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल महंगा जरूर है, लेकिन उसका इस्तेमाल न करना गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा की स्वच्छता पर तो करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ये आपने भी संज्ञान में लाया है, हम लोग इसका परीक्षण कराएंगे और गंगा प्रदूषण इकाई जो बड़कोट में है, तो उनके अधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा और इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। जो गंगा प्रदूषण को लेके सरकार बहुत ही गंभीर है और जिला प्रशासन भी इसको लेके बहुत गंभीर है। प्रत्येक माह जो है जिला गंगा समिति की हम लोग बैठक भी करते हैं, उसके लिए समितियां भी बनी है और जो गंगा प्रदूषण इकाई बड़कोट है उनको समय समय पर इसमें कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिए गए कि जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से लगा हुआ ज्ञानसू का जो ये सीवर प्लांट है, मैंने सारा अवलोकन किया और पुराणों में लिखा है कि यस्य स्मरण मात्रेण नरो वे शिवताम ब्रजेत, अर्थात नर जो है वो शिव जैसा हो जाता है। ये काशी की नगरी है। पूर्णतः हमारे एक अनुज ने अभी क्या कहा है कि कितनी गंदगी इसमें आई हुई है और यहाँ के अधिकारी लोग बिल्कुल ही वो कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पूरा का पूरा सीवर जो है ये माँ की तरफ जा रहा है और सीवर में जो है यहाँ समाहित किया जा रहा है। कि गंगा पर अगर आप लोग सचमुच करना चाहते हैं, मात्र हल्ला करने से नहीं होगा, तो गंगा की शुद्धि पर विचार करें। ये उत्तरकाशी नगर क्षेत्र है, जिला मुख्यालय है और यहीं पर एसटीपी है ज्ञानसू में ये सीवर प्लांट। और सीवर प्लांट से जो हमारे इंजीनियर जल संस्थान के जितने भी इंजीनियर आज तक रहे हैं, सब ने हमेशा डायरेक्ट मल को, पूरे उत्तरकाशी शहर के मल को इकट्ठा करके यहाँ पे और डायरेक्ट वो जो है माँ गंगा में डालते हैं, जो आपको अभी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। तो इसमें गंगा नमामि के नाम पे करोड़ों रुपए आते हैं और केमिकल आते हैं कई प्रकार के यहाँ पे कि इनको फिल्टर किया जाए और खाद निकाली जाए, लेकिन ऐसा यहाँ पर कभी नहीं होता है, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे जो अधिकारी यहाँ पे वो गैर जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके नीचे वाले जो अधिकारी हैं जल संस्थान वाले, वो किसी से डरते नहीं है, हमेशा इस काम पे लगे हुए हैं। और ये बहुत बड़ा पाप है जो हम देश और दुनिया के साथ कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं उत्तरकाशी के लोग, और हम लोग मौन है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, सरकारों को देखना बहुत जरूरी है। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मसूरी घने बादलों के आगोश में नजर आई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगा। हालात ऐसे हो गए हैं कि स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। शहर में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जला रहे हैं, वहीं होटल होम स्टे में हीटरों की मांग बढ़ गई है। मसूरी के बाजारों में भी गर्म कपड़ों की खरीदारी तेज हो गई। अचानक बदले मौसम ने रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया है, लेकिन पर्यटकों के चेहरे पर इस मौसम को लेकर खास उत्साह नजर आया है। देश विदेश से मसूरी पहुंचे पर्यटक ठंडे मौसम और बादलों के बीच घूमने का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। केम्प्टी फॉल,
गन हिल, मॉल रोड और लाल टिब्बर जैसे पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। कई पर्यटकों का ये भी कहना है कि अगर इसी तरह मौसम बना रहा तो मसूरी में बर्फबारी का नजारा भी देखने को मिल सकता है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर रामनगर के पीरूमदारा क्षेत्र में महिलाओं, युवतियों और बच्चों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना आक्रोश जाहिर किया। कैंडल मार्च का नेतृत्व ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और ज्येष्ठ उप प्रमुख संजय नेगी ने किया। कैंडल मार्च किसान इंटर कॉलेज से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए पीरूमदारा तक पहुंचा। इस दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अंकिता को न्याय दो जैसे नारों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया। मार्च को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी ने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगातार बड़े और प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश सरकार उन्हें बचाने और संरक्षण देने का काम कर रही है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग उठाई है। देखिए, उत्तराखंड की बेटी जो कि एक होटल में नौकरी करती थी, अंकिता भंडारी, उसको एक्स्ट्रा सर्विस का दबाव इस वजह से बनाया जा रहा था और किसी बड़े नेता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के लिए दबाव बनाया जा रहा था कि तुम उनको एक्स्ट्रा सर्विस दो, जिसके कारण उसने मना किया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। और अब एक नया खुलासा हुआ है कि उस वीआईपी का नाम, जो उत्तराखंड की जनता जानना चाह रही थी कि इसमें वीआईपी आखिरकार कौन था, तो उसका नाम का खुलासा हो गया है। तो सीबीआई जांच की मांग के लिए हमने आज पीरूमदारा में जो है कैंडल मार्च निकाला था और वीआईपी की गिरफ्तारी के लिए हमने जो है मार्च निकाला। और आखिर सरकार किसको बचाने के लिए सीबीआई जांच नहीं कर रही है? और लगातार उत्तराखंड के लोग आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार जो है सीबीआई जांच करने को तैयार नहीं है। आज इसी कड़ी में हमने यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला, यदि जल्दी ही जो है सीबीआई जांच। नकोड़ से चोरी की एक और वारदात सामने आई है। यहाँ अज्ञात चोर ने घर के बाहर खड़ी बाइक पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। नकोड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव नसरुल्लागढ़ निवासी अक्षय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि नगर के मोहल्ला महादेव में डाकघर के पास उसके भाई का मकान है। अक्षय किसी काम से अपने भाई के घर गया था और बाइक घर के बाहर खड़ी कर अंदर चला गया। जब वो कुछ देर बाद बाहर आया तो उसकी बाइक वहां से गायब थी। आसपास काफी तलाश करने के बाद भी बाइक का कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है जी? अक्षय कुमार नाम है। क्या मामला हुआ आपके साथ में? मैं अपनी दुकान से अपने घर गया था, मोहल्ला महादेव में ही भाई रहता है वहाँ पर। तो मैं खाना खाने के लिए घर पे गया और बाइक बाहर खड़ी करके लॉक करके अंदर गया। 10 मिनट बाद में वापस आया तो बाइक वहाँ थी नहीं, बाइक चोरी हो चुकी थी। फिर हमने देखा आसपास के, तो 1-2 कैमरे में उनकी वीडियो आई। वो एक लड़का था आया, उसने पूरा फेस कवर कर रखा था और जी बाइक वो चुरा के ले गया। अब 3 दिन हो गए और बस तब से ढूंढ रहे, कैमरे वैमरे निकलवाए, लेकिन कुछ पता लग नहीं पाया। अब तक तहरीर दी थी थाने में और उसके बाद से बस अभी भी यहीं आए हुए थे, इनसे बात करने के लिए कह रहे हैं कि भाई यहाँ ढूंढ रहे हैं आपकी बाइक। अब तक कुछ नहीं पता लगा? अभी तक कोई कुछ नहीं पता लगा। क्या नंबर था बाइक का? बाइक का नंबर था जी HR05 AG 6253। कैसे रंग की थी? ब्लैक कलर की। तो 31 तारीख को हुई थी चोरी? हाँ, 31 तारीख को शाम को करीबन 4:30 बजे के आसपास। 3 दिन हो गए आज? हाँ जी। कुछ नहीं पता? नहीं जी, कैमरे वैमरे नहीं, मैं कुछ समझ आ रहा कि भाई चल रहे नहीं चल रहे, कैमरे भी बंद है शायद। अगली खबर सोनभद्र से है। सोनभद्र के ओबरा थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ओबरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट से जुड़े एक जघन्य अपराध से संबंधित है। बीते 2 जनवरी 2026 को थाना ओबरा में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 3 अभियुक्त नामजद थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें गठित की गई, लगातार दबिश दी जा रही थी। इस दौरान 2 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने लगा। भागते समय अभियुक्त ने पुलिस बल पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। इस मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, से तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिनांक 2 जनवरी 2026 को थाना ओबरा क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म संबंधी मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें 3 अभियुक्त शामिल थे। तीनों अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए थाना स्थानीय द्वारा लगातार पुलिस टीम बनाकर प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान आज 3/4 जनवरी की रात को सूचना मिली कि उक्त तीनों अभियुक्त बिल्ली मारकुंडी खदान क्षेत्र की तरफ कहीं छुपे हुए हैं और कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना स्थानीय द्वारा मौके पर दबिश देकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से एक का नाम पप्पू उर्फ बिंद यादव है तथा दूसरे का नाम अर्जुन डोम है। तीसरा अभियुक्त जो उन्हीं के साथ था, पुलिस को देखकर भागने लगा। भागने के दौरान पुलिस द्वारा उसके पीछा किया गया
जिस पर पुलिस बल पर उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने भी आत्मरक्षा में बल प्रयोग किया, जिसमें करण डोम के पैर में गोली लगी है। गोली लगे हुए अभियुक्त को उपचार हेतु तत्काल नज़दीकी चिकित्सालय भेज दिया गया है। तीनों अभियुक्तों ने पूछताछ में दुष्कर्म की घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। अभियुक्तों के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, मोबाइल और कुछ नगद पैसे बरामद हुए हैं। फील्ड यूनिट मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। मुकदमे में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।